तो आज है डे 3 और आज भी हम लोग इस क्लास में 30 यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मुझे वीडियो के लास्ट में बताओगे कि आपके अभी तक कितने स्कोर बन रहे हैं, 30 आउट ऑफ आप कितने स्कोर कर ले रहे हो। तो आज की क्लास में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो विद्वानों से रिलेटेड, यानी कि जो थॉट्स होते हैं या फिर जो थॉट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो थॉट बेसिस पेडागोजी होती है उसके क्वेश्चंस हैं। क्या होगा ना कि आप जैसे जैसे इस क्लासेस को कंटिन्यू करते जाओगे, देखते जाओगे, तो आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी, कहते हैं ना कि क्लू भी ना बचे कि आपके मार्क्स कहीं से भी कटे। तो बस आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पर ये वीडियोस देखनी है। चलिए, उसके बाद आप मॉक लगा के देख लेना, आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। चलिए, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है कि स्केल फोल्डिंग किससे जुड़ा है। तो इसका आंसर तो आपको दिख रहा है, ये ब्रूनर महोदय से जुड़ा है। और क्लासेस की सबसे जरूरी बात ये है ना कि आप यहाँ चाहे जितनी मिस्टेक कर लो, बट एग्जाम में आपके नंबर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ आप 10 बार 20 बार जितनी बार गलती कर लो, सही कर लो, सारी चीजें कर लो, यही जितने सारे मॉक देने हैं, जितना समझ नहीं आ रहा है, जो भी चीजें करनी है आप अभी कर लो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आप एग्जाम करके घर आओगे तो आप रिलैक्स हो जाओ कि चलो अब इस बार मेरा सीटेट अच्छे नंबर से हो रहा है। और उसके बाद आप टीआरई होगी या केवीएस की वैकेंसी होगी या बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं, आप उसकी तैयारी में लग जाओ। ये टेंशन ना रहे कि क्या होगा नहीं होगा, तो तैयारी उस लेवल तक करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि निकट विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी किसने दिया था। तो जेडपीडी का सिद्धांत कौन से महोदय देते हैं? क्या जेडपीडी प्याजे महोदय का है? बिल्कुल नहीं, जेडपीडी इनका नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा तो जेडपीडी कल के भी क्वेश्चन में था, और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, उसे भी बहुत अच्छे से पढ़िए। वाइगोस्की महोदय, हाँ वाइगोस्की हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर वाइगोस्की हो सकता है। तो क्या कोहल वर्ग भी हो सकते हैं? नहीं, कोहल वर्ग नहीं होंगे। और एक मिनट, और कोहल वर्ग भी नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, ब्रूनर महोदय। ब्रूनर महोदय भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वाइगोस्की। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि ट्रायल एंड एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिद्धांत किसने दिया है। आप मुझे बताइए कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है। क्या स्कीनर महोदय है? जी नहीं, स्कीनर महोदय नहीं है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कॉन्सेप्ट जो है वो स्कीनर महोदय नहीं देते हैं। क्या थॉर्नडाइक महोदय हैं? हाँ हो सकते हैं, थॉर्नडाइक हो सकते हैं। क्या प्याजे हैं? जी नहीं, प्याजे महोदय कभी भी ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं। और चौथा ऑप्शन है कोहल वर्ग। तो क्या कोहल वर्ग होंगे? नहीं, कोहल वर्ग भी नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि थॉर्नडाइक महोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनसाइड लर्निंग किसने बताया है। क्या वो स्कीनर हैं, स्कीनर महोदय हैं, या फिर कोहल वर्ग हैं, कोहलर महोदय हैं, या फिर वॉस्टन है। एक सेकेंड, आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन है। पॉलो है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर। कोहलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कीनर नहीं होंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, पॉलो भी नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोहल वर्ग जो है वो है इस कॉन्सेप्ट को देने वाले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कीमा की अवधारणा किसने दी थी। क्या ये वाइगोस्की हैं, प्याजे हैं, स्कीनर हैं, या थॉर्नडाइक हैं। तो ऐसी जो है बातें वो प्याजे कहते हैं। जीन प्याजे इस तरह की अवधारणाएं हमेशा दिया करते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। आप बताइए कि प्याजे महोदय के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। अनुकरण करके, उत्तेजना की प्रक्रिया से, सक्रिय अन्वेषण से, या दंड से। तो मैं आपको हर क्लासेस में बताती हूँ कि दंड देना, लालच देना, इस तरह की चीजों का प्रयोग हम टीचिंग में नहीं कर सकते हैं। ना ही बच्चे को डांट सकते हैं, ना ही बच्चे पर कोई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेगेटिव आंसर आपको नहीं देना है। अनुकरण भी नहीं हो सकता, यहाँ पे उत्तेजना भी नहीं हो सकती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा बच्चा कैसे सीखता है, सक्रिय प्रक्रियाओं के द्वारा, निरंतर होने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा। और मैं फिर से आपको कहती हूँ कि जब भी आप अपना आंसर टिक करिए
एक मिनट, जब भी आप अपना आंसर टिक करेंगे तो बच्चे को सेंटर में रख के ही करेंगे, यानी कि बच्चा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और जब आप बच्चे को बीच में रखते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द आंसर सही हो जाएंगे। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संदर्भ किसने बताया है? तो सामाजिक संदर्भ की जब भी बात होगी तो आप वाइगोस्की महोदय पर जाएंगे, क्योंकि समाज से जुड़े सामाजिक संदर्भ हमेशा वाइगोस्की कहते हैं। स्कीनर महोदय बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, पियाजे भी नहीं हो सकते हैं, और ब्रूनर भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइगोस्की महोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निर्माणवादी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। निर्माणवादी शिक्षा क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, जानकारी देना। नियंत्रक, जी नहीं, नियंत्रक नहीं होगा, एक मार्गदर्शक हो सकता है। अनुशासनकर्ता नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जानकारी देने वाला भी नहीं, जानकारी तो बच्चा कहीं से भी ले लेगा। एक मार्गदर्शक, एक टीचर की सही चीजें क्या होती है, एक टीचर क्या होता है, बच्चे को मार्गदर्शन बताने वाला, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जो कर रहा है उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, बच्चे के लिए एक सही गाइडलाइन, सही माइंडसेट बनाना, उसे किसी भी वे से समझाना, उसे एज अ फ्रेंडली ट्रीट करना, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो शिक्षक का काम है। मतलब आज आप टीचर बनोगे कल, तो आप अपने स्कूल में जहां आप टीचिंग करोगे, जहां आप पढ़ाओगे, जाके उन बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहो, उनके नेचर को समझो, उनके प्रॉब्लम्स को समझो। हमेशा तानाशाह की तरह नहीं रहना होता है ना, आप बच्चे को दंड दोगे ना डांटोगे, ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं करनी है। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेषणीय अधिगम किससे जुड़ा है? तो क्या ये पॉलो महोदय ने बताया है, स्कीनर है, या थॉर्नडाइक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांदुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आप याद रखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और सिद्धांत से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण को महत्व दिया है? आप मुझे बताओ कि अनुकरण को महत्व किसने दिया है? क्या पॉलो महोदय अनुकरण को महत्व देते हैं या वाटसन महोदय देते हैं? तो पॉलो तो नहीं देते, स्टिमुलस थ्योरी की बात करते हैं। वाटसन महोदय भी नहीं होगा, एक जस्ट मिनट, हाँ वाटसन महोदय भी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी बिल्कुल सही जवाब है। मनोवैज्ञानिक के अनुकरण को महत्व बांदुरा देते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विकास किस प्रकार का होता है? आप मुझे बताओ विकास किस प्रकार का होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर क्लास में कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना, जो आप अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो चीजें सही हो जाएंगी। विकास किस प्रकार का होगा? विकास एक समान प्रक्रिया है। समान होता है विकास? बिल्कुल नहीं। विकास समान कैसे होगा? एक सा होगा हमेशा। समान और एक सा, तो ये दोनों ऑप्शन सही ही है। क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। क्रमिक मतलब लगातार होगी, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के हो तो कल 4 साल के हो जाओगे और 4 साल के बाद रुक जाओगे। नहीं भाई, आपकी एज बढ़ती जाती है, रुक थोड़ी जाती है एक वक्त के बाद। तो क्रमित और निरंतर लगातार होने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर होते रहता है, धीरे धीरे और क्रमिक होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला कहता है कि बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने दी? आप मुझे बताओ कि बुद्धि का परीक्षण, इसकी अवधारणा कौन दे सकता है? क्या पॉलो दे सकते हैं, थॉर्नडाइक दे सकते हैं, बिने दे सकते हैं, या वाटसन दे सकते हैं? तो इस तरह की अवधारणा जो है वो बिने महोदय देते हैं। थॉर्नडाइक नहीं होगा और पॉलो भी नहीं होगा और वाटसन भी नहीं होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया था? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत जो है वो क्या प्याजे महोदय का है, स्किनर महोदय का है, हॉवर्ड गार्डनर का है, या फिर वाइगोस्की का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्याजे महोदय नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, स्किनर महोदय भी नहीं दे रहे हैं। राइट आंसर तो इसका सी है। वाइगोस्की भी नहीं है। वाइगोस्की हमेशा सामाजिक सिद्धांतों की बात करने वाले विद्वान हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए इस बार। क्या है एक मिनट, ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑपरेटेड कंडीशनिंग किससे संबंधित है? ऑपरेटेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो इसका राइट क्या आंसर होगा? आप बताओ। स्किनर हो सकता है, वाटसन हो सकता है, प्याजे हो सकते हैं, या फिर थॉर्नडाइक महोदय हो सकते हैं। तो ऑपरेटेड
कंडीशनिंग सिद्धांत स्किनर महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे नहीं है, वाटसन नहीं है, थांडाइक नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किस सिद्धांत का भाग है? आप मुझे बताओ कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किस सिद्धांत का भाग होगा? तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहेवियरिस्टिक सिद्धांत के अंतर्गत है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट। और आप याद रखो कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट जैसी चीजें आप एजुकेशन में बच्चों के साथ यूज नहीं करते हो। आप उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, आप उन्हें रिवॉर्ड, उन्हें लालच नहीं दोगे कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। आप ये सब चीजें जो है ना, वो नेगेटिविटी है, मतलब वो नेगेटिव चीजें हैं। और आपको कभी भी बच्चों के साथ किसी भी तरह की नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप कभी भी सीडीपी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए सीटेट में, या कहीं भी आप केवीएस देते हो, एनवीएस देते हो, DSSS भी देते हो, तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के नेगेटिव आंसर के साथ मत जाओ जब तक वो आपसे नेगेटिव नहीं पूछ रहा है। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना कि एग्जाम से लेके या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी जो नेगेटिव चीजें होती है ना, वो अगर आप उसके थ्रू आंसर करते हो तो वो आंसर्स कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। इसलिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बट ये सिद्धांत हम बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जिज्ञासा किसका संकेत है? जिज्ञासा किसका संकेत होगा? आप बताओ। निराशा का भी नहीं जी नहीं। जिज्ञासा निराशा का कैसा संबंध हो सकता है? थकान। अच्छा, जब आप मतलब आप अगर आपको किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो क्या आप उसके प्रति निराश हो जाते हो, थकान हो जाता है आपको? बिल्कुल नहीं। उदासीनता का भी कैसे हो सकता है? तो ये तो है अधिगम की तत्परता का। क्या होता है ना कि जैसे अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर हमें जानना है, तो हम क्या करते हैं कि उसके बारे में हम जिज्ञासु होते हैं, तत्पर होते हैं कि इसके बारे में मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, थोड़ा सा जान लूं। जैसे आप समझो कि आप सबको सीटेट का एग्जाम देना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तभी तो आप क्या कर रहे हो कि आप किसी चैनल से, या फिर मैं अपने चैनल की बात करती हूँ, आप अपने चैनल से, आप सबका ही चैनल है ये, तो आप सब अपने इस प्लेटफॉर्म से सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हो, जान रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें भी अधिगम की तत्परता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी पढ़ाई करिए तो उसे आप पढ़ाते समय भी, एज अ टीचर भी या फिर एज अ स्टूडेंट भी, आप चीजों को जब रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो ना, तो वो बहुत टाइम तक आपके स्टूडेंट के भी माइंड में रहेंगी और आपके दिमाग में भी बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की तत्परता, यानी कि हमें जानने की क्यूरियोसिटी होती है, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। जैसे आपको आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी चीज का कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीजें, देखिए एक चीज एक्सेप्ट करने में बुरी बात नहीं है कि हम हर चीज नहीं जानते हैं, आप सारी चीजें नहीं जानते। तो जो चीजें आपको नहीं पता है, आप क्या करते हो, गूगल कर लेते हो, या फिर आप चैट जीपीटी कर लेते हो, या फिर आप कोई भी और सोशल प्लेटफॉर्म है वहां से जाकर सीखते हो। तो ये हमारी अधिगम की तत्परता ही तो है, हमारी जानने की इच्छा ही तो है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रोल प्लेइंग किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है? रोल प्लेइंग क्या है? निष्क्रिय है, सक्रिय है, व्यक्तिगत है या दंडात्मक है? तो ये सक्रिय है। आप किसी का रोल प्ले कर रहे हो, आप समझो ना कि जैसे आप समझाने के लिए ही या फिर किसी चीज के लिए अगर आप रोल प्लेइंग कर रहे हो, तो निष्क्रिय कैसे हो सकता है और व्यक्तिगत कैसे हो सकता है, दंडगत कैसे हो सकता है? सक्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बौनापन सामाजिक रूप से किसका उदाहरण है? आप मुझे बताओ कि बौनापन सामाजिक रूप से किसका उदाहरण हो सकता है? तो क्या ये शारीरिक समस्या है, भावात्मक समस्या है, सामाजिक समस्या है या परिवेशीय समस्या है? तो सामाजिक यहाँ पे पूछ रहा है ना कि सामाजिक रूप में क्या है, तो बौनापन जो है वो परिवेशीय प्रभाव है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, रोल प्लेइंग किस प्रकार की परीक्षण विधि है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये सक्रिय विधि है। रोल प्लेइंग एक सक्रिय विधि होती है, निष्क्रिय व्यक्तिगत नहीं हो सकता। ओके, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए कि रट कर सीखना किस प्रकार का अधिगम है? रट कर सीखना क्या हो सकता है? सार्थक है, यांत्रिक है, निर्वाणवादी है या सामाजिक है? तो ये रट कर सीखना यांत्रिक है। और रटना, रोट लर्निंग हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आप एक चीज को याद रखिए, आप कभी भी बच्चे को किसी चीज को रटाओ मत। रटा के अगर आपसे अगर पूछा भी जाता है रोट लर्निंग के बारे में, तो रोट लर्निंग टीचिंग मेथड नहीं हो सकता है, एक राइट टीचिंग मेथड नहीं है।
वो अलग बात है कि आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि रटने पर फोकस करते हैं, बट रटाना नहीं है। हम बच्चों को कोई कुछ भी चीज रटा नहीं सकते, उनके दिमाग में फिट नहीं कर सकते। टेप रिकॉर्डर थोड़ी है कि उनको रटा के रिकॉर्ड कर दिया और फिर स्विच ऑन कर दिया, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, ये चीजें नहीं है। आत्म अवधारणा का विकास कब अधिक होता है? आत्म अवधारणा का विकास कब होगा? तो आत्म अवधारणा जो है ना वो किशोरावस्था में होती है। यहाँ पे देखिए, आत्म अवधारणा मतलब आप देखते हो कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो अपने आप पे बहुत फोकस करता है। जी नहीं, शैशवावस्था में कैसे कर सकता है? शैशवावस्था में भी नहीं कर सकता और वयस्क अवस्था में भी नहीं कर सकता। बट ये किशोरावस्था होता है ना, ये जो एडोलसेंस होता है, आप देखोगे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों आत्म अवधारणा पे बहुत फोकस करते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे नए विचार आएंगे। कहते हैं ना कि उनके दिमाग में थॉट्स की क्रांति चलती रहती है। उस समय वो दुनिया बदलने चल देंगे। उनके दिमाग में बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि किसने, कौन से विद्वान ने ये कहा है कि किशोरावस्था एक जंग की अवस्था है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है, यानी कि जो बालक बालिकाएं हैं या फिर जो भी है, जो लोग हैं इस एज में होंगे, वो अपने से और अपने आप से, सोसाइटी से बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ते रहते हैं अंदर ही। उनके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे ख्वाब रहते हैं। वो खुद को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, अच्छा लगना, ये सारी की सारी चीजें आत्म अवधारणा का है। और ये एडोलसेंस पीरियड यानी कि किशोरावस्था में देखा जाता है। और आप भी देखोगे, अगर आप टीजीटी या पीजीटी के टीचर बनोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम टीजीटी के जो टीचर होते हैं वो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। और उस समय 9th-10th का जो एज है ना वो किशोरावस्था से रिलेटेड होता है। और आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्लास के बच्चे बच्चियां इसी तरफ दिखते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? दंड नहीं दे सकते हम बच्चे को, कभी भी दंड आप नहीं दोगे। और एक सेकंड, बच्चे को कभी भी आप दंड नहीं दे सकते हो, पुरस्कार भी नहीं दे सकते हो। आत्म अनुशासन, हाँ, अनुशासन का सर्वोत्तम लक्षण आत्म अनुशासन ही होता है। सख्त नियंत्रण भी नहीं, आप बहुत बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रूडली नहीं हो सकते हो। प्रभावशाली बच्चे की विशेषता क्या है? प्रभावशाली बच्चे की विशेषता क्या है, आप मुझे बताओ। तो उच्च रचनात्मक जो बच्चे होते हैं ना, देखिए क्लास में कभी भी वो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पहले तो किसी भी बच्चे को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। आप एज अ टीचर कभी भी किसी भी बच्चे में कुछ वो कमियां नहीं निकाल सकते, उन्हें कभी भी एक कहता है ना कि डिफेम नहीं कर सकते हो आप, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है आपको। बट अगर हम बात करें एज अ टीचर, अगर आप देखोगे कि क्लास में कौन से बच्चे, 3 टाइप के बच्चे होते हैं आपके क्लास में। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, बहुत अच्छे से चीजों को कैप्चर करते हैं। कुछ बच्चे उनसे एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप क्लास में टीचिंग करते हो तो आपको पता होता है कि किस बच्चे का लेवल कितना है। तो जो उच्च रचनात्मक बच्चे होते हैं ना, जिन्हें क्रिएटिविटी होती है, जिनके अंदर जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, उनको जानना है। अब क्वेश्चन पूछने का मतलब सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करना नहीं है। तो उस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो प्रभावशाली, उच्च रचनात्मक वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रभावशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। कोई नहीं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रिल मेथड सबसे उपयोगी कब है? आप बताओ कि ड्रिल मेथड सबसे उपयोगी कब होगा? तो ड्रिल मेथड मौखिक आदतों के निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोगी है। और ड्रिल मेथड का भी प्रयोग हम अपनी टीचिंग फील्ड में नहीं कर सकते हैं, ये भी नेगेटिविटी है, ये भी नेगेटिव चीजें हैं। अगला है, सीखने में पुनर्वलन का अर्थ क्या है? अब मुझे बताइए कि पुनर्वलन का अर्थ क्या हो सकता है सीखने में। तो सीखने में ना पुनर्वलन का अर्थ है पुरस्कार एवं दंड, प्रतिस्पर्धा नहीं, अध्ययन नहीं, कठिन अभ्यास भी नहीं। पुनर्वलन, आप मुझे बताओ कि कौन से विद्वान ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था और उसके बाद ये दंड या पुरस्कार देने से पे बल देता है। पुनर्वलन का ही मतलब होता है स्टिमुलस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक कक्षाओं में कहानी सुनना किस प्रकार का उदाहरण है? अगर आप पीआरटी के टीचर हो रहे हो या 6 to 8 में आप टीचिंग कर रहे हो तो आप मुझे बताओगे कि प्राथमिक कक्षाओं में कहानी सुनना किस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं? बाल केंद्रित, दंडात्मक, निष्क्रिय अधिगम? जी नहीं, बाल केंद्रित है ना ये सारी चीजें। आप कहानी किसको सुना रहे हो? बच्चे को तो सुना रहे हो। और एक चीज ये भी होता है कि जब आप स्टोरी टेलिंग ही करते हो, आप बच्चे को किसी चीज को समझाते ही हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजों के टॉपिक को अपने क्लास में इंक्लूड करते हैं
जो ग्राउंड लेवल की हो, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं मतलब इंटरेक्ट करता हो और फिर वो इस चीज को समझ पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बाल केंद्रित हैं। और हमेशा हम स्टूडेंट कहते हैं ना, चाइल्ड ओरिएंटेड ही एजुकेशन करेंगे। कभी भी आप खुद को बीच में रख के नहीं कर सकते हो, आप अपना फायदा या अपनी चीजों को नहीं रखते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे के अनुसार क्या है, ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा परिकल्पना वाला बनेगा या अमूर्त विचार का बनेगा? नहीं, इसमें बच्चा ठोस वस्तुओं का तर्क लगाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं ना कि ठोस वस्तुओं पर तर्क करना शुरू कर देते हैं। ये तर्क की अवस्था भी होती है पियाजे महोदय के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिगम हस्तांतरण किससे जुड़ा है? अधिगम हस्तांतरण किससे जुड़ा होगा? तो ये पुरानी सीख और नई सीख से जुड़ा है, यानी कि पुरानी सीख से नई सीख का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये इससे जुड़ा होता है। अधिगम बाधाएं क्या होती हैं? अधिगम में बाधाएं क्या है, आप मुझे बताओ। तो अधिगम में बाधाएं हैं, अधिगम में बाधाएं क्या हो सकती है? जो सीखने में बाधा हो, जो सीखने में मदद करे। नहीं, जो सीखने में बाधा हो वही तो अधिगम की भी बाधा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक क्या करे? तो इसके लिए आप दंड नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे दंड। आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते। उपेक्षा बिल्कुल नहीं, हम उपेक्षा नहीं कर सकते। कठोर परीक्षा क्यों भाई? जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, पहले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उससे कठोर प्रश्न पूछ लो तो उसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे भी लूज हो जाएगा। जी नहीं, हम उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकालते हैं। यानी कि जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी भी चीज से थोड़े पीछे रह जाते हैं, उसके लिए टीचर क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, जिससे कि वो बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर पाए, उनके साथ क्लास में बैठ के अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कर पाए। तो ये अतिरिक्त समय निकालना पड़ता है, हम उन्हें दंड नहीं दे सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का क्या विकसित करता है? केवल मानसिक विकास, केवल शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या केवल ज्ञान? तो सर्वांगीण विकास। CCC यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन सर्वांगीण विकास को कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। आप मुझे बताएंगे कि आपके आज की क्लास में 30 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं? क्या आप और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप और कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी आप चैनल कमेंट के नीचे बता सकते हो। मिलेंगे आपसे कल के वीडियोस में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।